So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें एंड डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज़ ब्रिक्स समिट। इससे रिलेटेड कई सारे डायमेंशंस और डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, एक ऑनरेबल कोर्ट का भी कुछ है अबाउट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उस पर आर्टिकल्स आएंगे, देन वी विल डिस्कस, है ना। अभी तो इन्फॉर्मेशन न्यूज़ ही है। आज तीन ही मेजर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल के अंदर है। फिर उसके बाद क्लीन एनर्जी एंड कूलिंग सॉल्यूशन एंटी ट्रस्ट लॉ भारत के अंदर, ये एक IR का टॉपिक आ जाता है, एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ जाता है, एक पॉलिटी प्लस इकोनॉमी का टॉपिक आ जाता है। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो कि आज हैं। और फिर जो आज सैटरडे है तो मैं आपको निबंध का टॉपिक देता हूँ। आज थोड़ा सा निबंध का टॉपिक जो फ्रेम किया मैंने, देखो अच्छा लगेगा आपको। टेक्नोलॉजी संस्कार इज़ यूनिफॉर्म बट नॉट द सोशल संस्कार। थोड़ा सोच के लिखना, मतलब जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा इस पर चर्चा, थोड़ा सा एकदम माइंड को ओपन करके और थोड़ा सा लिखें ज़रूर से, है ना। और जल्द ही एक आपका एक कोर्स आ रहा है जिसमें आपके लगभग 200 आप अपने आंसर्स इवेलुएट करा सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे उसमें और 5 ऐसे का रहेगा। कंप्लीट पैकेज रहेगा, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपका पैकेज रहेगा और बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए रहेगा, चाहे 10 लोग भी ज्वाइन करें, बट इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स लगेंगे, इसलिए उसका उसी हिसाब से प्राइसिंग भी होगी। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपने जो आंसर्स हैं वो सेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। और मंडे को 6th टेस्ट है, उसका अपडेट है, मैं बता देता हूँ। जो स्टडी मटेरियल 8 मैंने अपलोड किया, प्लीज़ उसको रीड कर लेना, और प्लस ज्योग्राफी, ठीक है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर 10 फुल लेंथ टेस्ट है और इस पर मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ, वो ध्यान में रखना है। और आज अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो आज और कल, मतलब है ना, तो आज और कल जो लगभग 15 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहेगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे तो आपका 50% ऑफ रहेगा इसके अंदर। ये जो टेस्ट सीरीज़ है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इस पर कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको रहेंगे, तो टोटल आपके 30 टेस्ट इसमें रहेंगे, प्लस करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल भी रहेगा इसमें, और सोल्यूशन और सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। और मैंने फिर कहा, इसको आप 30 टेस्ट नाम से मत देखो, इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी बहुत अधिक दे रहा हूँ और वो बहुत अल्टीमेट कंटेंट है। पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न थे, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज 15 जो स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स होंगे, जो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स क्लास के बाद जो कोड आपका आएगा, उस कोड को फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ जो है वो आपका रहेगा, ठीक है। फिर आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका करंट अफेयर का बैच है, वो चल रहा है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ज्वाइन करने के लिए आपको saurabpandeyupsc.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं द ब्रिक्स जर्नी गेनिंग हेफ्ट वाइल इन ट्रांजिशन। तो ये एक टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशन का जो है वो टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो विश्व है ना, 2 पोल्स में डिवाइडेड है। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो है पूरा संसार 2 पोल्स में आपका डिवाइडेड है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज लेड हो गया, वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गई, दूसरी तरफ आपका एक तरफ रशिया हो गया और एक तरफ आपका चाइना हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो है उनके आने से आप कह सकते हो कि चेंजेस हो सकता है कि जो, क्योंकि अप्रोच और इंटेंशन में चेंज होता है तो बदलाव देखने को मिलता है। तो ये 2 पोल्स ऑफ पावर आपके लिए बन जाते हैं। अब ये 2 पोल्स ऑफ पावर हैं विश्व के। अब इसमें देखो, एक तो वेस्टर्न डोमिनेटेड संस्थाएं हैं, जिसमें आपका यूनाइटेड नेशन भी आ जाता है, WTO भी आ जाता है, और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं जो विश्व को गवर्न करती है। अब इसके द्वारा देखा जाए तो ये ब्रिक्स जैसी संस्थाओं को डेवलप किया जा रहा है, जैसे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और ये क्या है, दे आर एक्टिंग, बेसिकली दे वांट टू एक्ट एज अ अल्टरनेटिव टू ब्रिक्स, ठीक है। मतलब सॉरी, जो ब्रिक्स जैसी संस्थाएं, दे वांट टू एक्ट एज अ अल्टरनेटिव टू वेस्टर्न लेड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UN, WTO और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, IMF आप कह सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ का जिनका मन होगा वहीं इन संस्थाओं का बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब US लेड की बात किया जाए, क्योंकि वो अपना डोमिनेंस विश्व के अंदर इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से ही आपका मेंटेन करके रख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ये डेवलपमेंट्स हो रहा है। तो क्योंकि विश्व 2 पोल्स ऑफ पावर में डिवाइडेड है, तो संस्थाएं भी अपनी अपनी डेवलप करने का जो है प्रयास लगातार जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो, ब्रिक्स की अगर ओवरऑल देखा जाए तो कई चैलेंजेस हैं, जैसे
व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका आप देखोगे तो बहुत ही ब्रीफ अपीयरेंस हुआ था ब्रिक्स 2023 समिट के अंदर। ब्रीफ जो भी अब युद्ध की स्थिति है और भी कई सारे इश्यूज रहते हैं, तो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका वो ब्रीफ डिजिटल अपीयरेंस ब्रिक्स 2023 समिट के अंदर हुआ था। और उसमें साउथ अफ्रीका में है ना, बाय साउथ अफ्रीका अगेंस्ट द आईसीसी जो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, उसमें अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी किया गया था रिलेटेड टू यूक्रेन वॉर, तो उस वजह से ब्रीफ अफेयरेंस हुआ। फिर उसके बाद जैसे अभी कजान के अंदर हुआ था अक्टूबर 22-24 के अंदर है, तो ये चीज़ें कंटिन्यूस बेसिस में 2009 के बाद से जब से ब्रिक्स का फॉर्मेशन ओवरऑल हुआ है, तो ये लगातार मीटिंग हो रही है। अब इसमें देखो अभी जो मीटिंग हुई उसमें 5-15 मेंबर्स भी ऐड ऑन किए, जो 15th हुई थी, आई थिंक अभी तो 16th हुई है, तो उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और 34 और देश हैं जो है ऐड ऑन होना चाहते हैं। तो देखो ये ऐसे देश ऐड ऑन होते चले जाएंगे, तो ये एक अल्टरनेटिव के रूप में भी डेवलप आपका हो सकता है। अब देखो ब्रिक्स है, ब्रिक्स का एक अप्रोच क्या है, अगर किसी संस्था को अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका अप्रोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, सोवरेन इक्वालिटी हो गया, सॉलिडारिटी हो गया, ये शब्द आप अपने याद रखें। एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का जो आप कह सकते हैं सोवेनिटी वो मेंटेन करना, है ना, मतलब सोवेनिटी मतलब आप एक दूसरे के इंटरनली अफेयर जो है उस पर ना करो, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेशर ना डालो, उसकी टेरिटरी का रिस्पेक्ट करो। फिर डेमोक्रेसी है, ओपननेस है, सभी को इंक्लूड करना, कोलैबोरेट करना, कोई भी डिसीजन ले सबको मिला के लेकर चलना, तो ये ब्रिक्स का स्पिरिट है। तो मतलब ब्रिक्स अगर कोई ज्वाइन करता तो ये एक वैल्यू सिस्टम, ऐसा नहीं 3-4 लोग ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा, ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन में भी रिफॉर्म्स का सपोर्ट करता है, एंड यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कई इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके रोल का भी एक तरीके से उसको रिकॉग्नाइज़ करना ज़रूरी है। दूसरा, जो सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं लगातार, जैसे मान लो कि अकेले जैसे यूएस ने कह दिया कि हम इस देश पे सैंक्शन लगा रहे हैं, तो इस अप्रोच को भी ख़त्म करना है, ये भी एक हाईलाइट आपका किया आ गया है। तो यहाँ पे देखो एक तो नए मेंबर्स हैं सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। उसके अलावा ऑपोजिशन टू सैंक्शंस, ऑपोजिशंस की बात किया जाए तो ऑपोजिशन टू सैंक्शंस, ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं ना, कि सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं जैसे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, तो उसके खिलाफ भी है। अब कई सारे चैलेंजेस फेस किए गए, जैसे अगर ब्रिक्स में एक तो देखो कोविड-19 का एक चैलेंज फेस किया गया था, दूसरा इंडिया चाइना के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है वो है। अब चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव हो रही हैं कह सकते हैं। यूक्रेन पर जो इन्वेजन हुआ है वो एक है जो कि एक चैलेंज है। सो धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं लीडर्स ब्रिक्स के मिलके अपने आप को थोड़ा सा रिजुवेनेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि ठीक है चीज़ें और थोड़ा सा इम्प्रूव हों, साथ में मिलके काम करें, और फर्दर जो दूसरे देश हैं उनको भी इंक्लूड इसके अंदर किया जा रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई है, ईरान हो गया। अब देखो वेस्ट एशिया के अंदर अगर कन्फ्लिक्ट की स्थिति देखोगे तो सऊदी अरेबिया ईरान के बीच में है, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया, तो ये मेंबर्स नए आपके ऐड हुए हैं। अब यहाँ पे देखो इसकी कोऑपरेशंस जो हैं, इसमें कोऑपरेशन एक तो राजनीतिक और जो सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं वहाँ पे ये कोऑपरेशन बढ़ाना चाहते हैं, आर्थिक और फाइनेंशियल लेवल पे, और सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल में लोगों के बीच में कैसे एक रिलेशंस को इन्हांस और डेवलप आपका किया जाए। तो देखो ये थोड़े से टर्म्स आप जब ब्रिक्स में लिखते हो तो ये डायमेंशंस आपके माइंड के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए कि पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। कई इमर्जिंग, ये जो फोकस ऑन इमर्जिंग मार्केट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उन पर फोकस करना, जो नए मार्केट्स इमर्ज हो रहे हैं, प्लस एंटी वेस्टर्न टेंडेंसी भी है, ये भी एक हाईलाइट किया गया। साथ में जो यूनाइटेड नेशन है उसमें औरों का एंट्री करना वो भी आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर और चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की, ये माइंड मैप है, और ओवरऑल माइंड मैप मैं आपसे अभी दिखाऊंगा। वो है ये जो ओवरऑल माइंड मैप जो अभी जो लेटेस्ट बन रहा है वो सिर्फ उन्हीं को अवेलेबल रहेगा जो लोग प्रहार बैच का हिस्सा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारी उसमें एफर्ट्स और ये सब लगता है, तो वहाँ पे आप ये कह सकते हो जो प्रहार बैच का हिस्सा है उन्हीं को वो जो माइंड मैप्स अभी जो बनाए जा रहे हैं अच्छे तरीके से, और भी कई चीज़ें हैं, क्योंकि जो लोग प्रहार बैच का हिस्सा है उनको बहुत सारी चीज़ें भी मैं आपको शो करूँगा, जिसमें डाउन टू अर्थ की बेबी क्लास हुई थी, तो डाउन टू अर्थ से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं वो डिस्कस किए गए थे। तो डाउन टू अर्थ है तो उसमें ज्योग्राफी एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है। इसके बाद ठीक है मैं भी आपको बता देता हूँ। इसके बाद ब्रिक्स समिट वर्टिकल्स में एक तो देखो पीस एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट एशिया के अंदर कन्फ्लिक्ट है,
तो ये है। फिर उसके बाद इसराइल का क्रिटिसिज्म, जैसे अब इसराइल का क्रिटिसिज्म करना तो जैसे है ना, जो भी कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी हुई है तो उसमें देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड रहेंगे। अब इंडिया का एक अलग तरीके से स्टैंड रहेगा और देशों का अपना अलग तरीके से स्टैंड रहेगा। सीज़ फायर रोकना और जो होस्टेज है उसको छोड़ना जो हमस ने पकड़ रखे हैं। उसके बाद इसराइल का जो रिस्पॉन्स देखो तो एयर अटैक ऑन ईरान, तो ईरान भी इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, है ना, मतलब अभी जो प्रोसेस चल रहा है। फिर उसके बाद मिलिट्री जो डोमिनेंस है वो भी एक युद्ध की स्थिति पैदा कर रहा है। मिलिट्री जो पावर्स उनके जो कन्फ्लिक्ट है वो दैट विल ऑल्सो बी देयर। फिर उसके बाद कॉमन करेंसी डिस्कशन भी देखा जाए तो जो लोकल करेंसीज हैं, कॉमन करेंसी डिस्कशन की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेशन ऑफ द लोकल करेंसी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कोऑपरेशन में, जैसे आजकल सारा ट्रेड और विश्व में डॉलर के माध्यम से होता है, तो अपनी करेंसी को कैसे यूज़ किया जाए, जैसे डिपेंडेंसी डॉलर पे रिड्यूस हो, डी डॉलराइजेशन की तरफ प्रोसीड किया जाए। क्योंकि देखो अगर डॉलर पे जितना अधिक निर्भरता रहेगी उतना अधिक जो, अगर डॉलर में किसी तरीके का परिवर्तन है तो दूसरे लेवल पे देखा जाए तो वो देश भी काफ़ी अधिक इन्फ्लुएंस होगा। तो एक तरीके से लोकल करेंसीज को प्रमोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बन जाता है। तो ट्रेड आपस की करेंसी में करो, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बैंक्स की वर्किंग को इम्प्रूव करना, जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का गठन है, तब जैसे मान लो कुछ पैसा चाहिए वर्ल्ड बैंक से चाहिए तो उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, तो उसके अल्टरनेटिव के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक के रूप में ये किया जा रहा है। फिर पीपल टू पीपल एक्सचेंज को फोकस करना स्पोर्ट्स कल्चर सिविल सोसाइटी लेवल पे है। और कई सारी, जैसे मान लो 13 कंट्रीज अभी इन्वाइट की गई थी ज्वाइन करने के लिए, क्यूबा, बोलीविया, टर्की, अल्जीरिया, नाइजीरिया, युगांडा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन देशों को जो इन्वाइट भी किया गया था, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर धीरे धीरे जो इंक्रीज़ हुआ है अगर ग्लोबल शेयर में देखा जाए ब्रिक्स का, तो ओवरऑल पॉपुलेशन में इंक्रीज, ट्रेड में इंक्रीज, जीडीपी में इंक्रीज, ये भी देखने को मिला है। ब्रिक्स जो है वन ऑफ द टॉप 6 प्लूरिलेटरल ग्रुपिंग है, G20, क्वाड, बिम्स्टेक, G7 और SCO के बाद अगर देखा जाए, मतलब अलग अलग देश हैं, अलग अलग डायमेंशंस में उनकी कोऑपरेशन है। फिर मल्टीपोलैरिटी को ये प्रमोट करना, मल्टीपोलर का मतलब एक ही पोल्स ऑफ पावर नहीं है, सिर्फ एक ही के पास सारा पावर नहीं है, तेरा मल्टीपोलर का मतलब हो गया डिफरेंट पोल्स ऑफ पावर प्रेजेंट होना। तो ब्रिक्स उसको भी रिप्रेजेंट एक तरीके से कहता है। भारत चाइना रिलेशंस की बात अगर किया जाए तो वो भी है, इसी वजह से आप देखोगे PM और प्राइम मिनिस्टर चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में मुलाकात हुई और उसके बाद जो डिसंगेजमेंट का प्रोसेस वो भी स्टार्ट हुआ। तो हम चाइना के साथ भी जो एक गैप है उसको दूर कर सकते हैं ब्रिक्स के माध्यम से, है, ये भी है। फिर उसके बाद इंडिया प्रायोरिटाइज मेकिंग ब्रिक्स एन इफेक्टिव टूल, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाया जा सके। उसके बाद ये भी है कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन, जिससे कि उस ग्रुपिंग का जो इन्फ्लुएंस हो बढ़ाया जा सके। तो वेस्ट और ईस्ट के बीच का ये कहा जाता है, नॉर्थ और साउथ, वेस्ट और ईस्ट के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। तो ये लाइन आप मेंशन कर सकते हो। नॉर्थ और साउथ की बात अगर किया जाए, मतलब डेवलपिंग के बीच हो या वेस्ट और ईस्ट की बात हो तो उस पर ये ब्रिज का काम जो है, जोड़ने का काम जो है वो करेगा। तो भारत के लिए इसके काफ़ी प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो माइंड मैप है, ये जो प्रहार बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को अवेलेबल रहेगा, ये फ्री PDF के रूप में नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे लेवल जगह पे ये अपना सर्कुलेट भी हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है दोज हु आर पार्ट ऑफ प्रहार बैच, वहाँ पे अपलोड होगा, वो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। बाकी सारा कंटेंट आपको मिलेगा जो फ्री PDF के रूप में है। स्टेइंग कूल बट विथ क्लीन टेक ग्लोबल कोलाबोरेशन, ये एक टॉपिक है। देखो अभी जो COP29 की मीटिंग है उस पर काफ़ी अधिक डिस्कशन भी है वो चल रहा है, बट लेट द मीटिंग हैपन, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। बट हाँ, कुछ डायमेंशंस पर इन्होंने चर्चा की है तो वो थोड़ा सा देखेंगे। तो क्लीन एनर्जी एंड कूलिंग सॉल्यूशंस की बात अगर की गई है तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है आपको फिर अल्टरनेटिव की तरफ जाना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि ठीक है, कूलिंग के लिए एफर्ट करना ये ज़रूरी हो जाता है और कई प्रयास भी करना यहाँ पे, जैसे है ना। तो अब अगर कूलिंग कर रहे हो तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत है, AC चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कुछ भी अगर आप कहोगे तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। अब एनर्जी आप कैसे प्रोड्यूस करना, तो वी नीड टू मूव टुवर्ड्स एन अल्टरनेटिव, और वो क्लीन एनर्जी की तरफ हमें प्रोसीड करना है। तो क्वाड नेशन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, US की बात करें, उन्होंने जो अभी जो इनकी मीटिंग हुई थी विलमिंगटन डिक्लेरेशन के तहत, जो सितंबर में मीटिंग आपकी हुई थी, उसमें भी सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन की तरफ बात की गई थी और कूलिंग सिस्टम में एनर्जी एफिशिएंसी की बात की गई थी, मतलब एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो कम रहे। और साथ में जैसे भारत ने सोलर और एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, जिसमें इंडियन ओशन रीजन और अलॉन्ग द सेंट्रल पैसिफिक ओशन रीजन तक के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं उनको इंक्लूड करना, और उसमें कैसे कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके, एनर्जी को अफोर्डेबल कैसे किया जा सके, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव किया जा सके, इस पर फोकस करने की जरूरत। अब ये सब बातें COP29 के तहत में भी डिस्कशन हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि देखो कूलिंग एक ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर
के अंदर, और उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। एनर्जी के लिए अगर आप जो है फॉसिल फ्यूल बेस्ड रखोगे तो उसका क्लाइमेट मतलब उसको बनाने में बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा, कार्बन एमिशन होगा, जिससे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो हमें थोड़ा सा सस्टेनेबल वे में प्रोसीड जो है करना पड़ेगा। तो जो आपका एमिशंस हैं, जो कूलिंग रिलेटेड एमिशंस हैं, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए और उसको फोकस भी किया जाए। जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली प्रोटोकॉल है, इसमें कैसे कूलिंग एमिशंस को रोका जा सके। कई सारी चीज़ें हैं, कई सारी जो सपोज करो रेफ्रिजरेशन और एसी के अंदर मान लो कई गैसेस का इस्तेमाल है जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो किस तरीके से एफर्ट किया जा सके कि जो कूलिंग एमिशंस उसको रिड्यूस किया जाए, एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जा सके। भारत ने भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट सोलर और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। किगाली जो अमेंडमेंट है उसने जो HFCs हैं, जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनको टारगेट किया है, जिससे कि आप कह सकते हो कि जो रिडक्शन, अगर वो टारगेट मीट होता तो जो रिडक्शन है उससे जो ओवरऑल टेम्परेचर में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा बाय द एंड ऑफ द बाय सर्टेन टाइम। एंड अगर नहीं किया तो फिर जो टेम्परेचर है दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फर्दर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारी चर्चाएं होंगी। आपको ये भी हो सकता है कि कई ऐसे इलाके जहाँ पे मान लो रेगिस्तान है, वहाँ पता चला कि बारिश होने लग जाए, बर्फ़ पड़ने लग जाए, और जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ पता चला कि कुछ नहीं हो रहा। तो ये बहुत सारी चीज़ें कि सब कुछ देखो क्लाइमेट का खेल है। क्लाइमेट का खेल का मतलब ये मानो कि ऊपर आसमान में ना एक तरीके का एक सिस्टम क्रिएट होता है। अगर उसमें जो इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा तो क्लाइमेट में भी परिवर्तन जरूर से रहेगा। अब एक रेगुलेटरी चैलेंज भी आ जाता है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी रेफ्रिजरेंट स्टैंडर्ड, आप मान लो कोई चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हो, मान लो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड चीज़ें भी अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसको किस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये भी एक देखने वाली बात है। फिर एनवायरमेंटल रिस्क है, इनएफिशिएंट जो एयर कंडीशनिंग है, हार्मफुल रेफ्रिजरेंट्स जो यूज़ होता है वो क्लाइमेट और एनर्जी के लिए काफ़ी नुकसानदायक जो है वो आपका हो सकते हैं। फिर यहाँ पे भारत जैसा देश है वो भी क्लाइमेट वनरेबल है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें भी। जैसे हीट वेव्स बढ़ेंगी, ये भी पॉसिबिलिटी, लगभग 160 से 200 मिलियन इंडियंस इससे अफेक्ट होंगे। तो हमें कूलिंग सिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ये हीट वेव्स है इससे एग्रीकल्चर भी अफेक्ट होगा, हेल्थ भी अफेक्ट होगा, फूड सिक्योरिटी भी काफ़ी हद तक अफेक्ट होगा। एयर कंडीशनर की जो डिमांड है वो भी तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। किगाली अमेंडमेंट कमिटमेंट की बात करें तो इंडिया ने किगाली अमेंडमेंट को रेटिफाई किया 2021 में, और इसके तहत हमारा एम भी है कि हम इसका जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है उसको रिड्यूस करें बाय 85% बाय 2047। और जो मिशन है, नेशनल मिशन है फॉर सस्टेनेबल कूलिंग, ये भी एसेंशियल है। इसमें पूरा हमें एक इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। COP28 में के अंदर जो है 63 कंट्रीज़ ने, उन्होंने भी कहा कि कूलिंग जो सिस्टम है उसकी वजह से जो एमिशन है उसको रिड्यूस करना बाय 68% बाय 2050, ये भी फोकस किया गया है। इंडिया US पार्टनरशिप भी इस एरिया में है कि हम एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम जो है वो डेवलप करें। ये सारी चीज़ें जो हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसमें इवन हमें प्रोएक्टिव अप्रोच की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा, और साथ में लगभग अगर हम प्रोसीड करते हैं तो ये हमारे काफ़ी सारे लेवल पे, जैसे जो एनर्जी कॉस्ट है उसको काफ़ी कम करेगा अगर हम एनर्जी एफिशिएंसी और इन चीज़ों पे फोकस जो है करते हैं। तो ये है। और साथ में ओवरऑल अगर मान लो इंडिया लीडरशिप लेकर चलता है तो कई सारे लेवल पे, जैसे ओवरऑल विश्व में लगभग 3.5 बिलियन पीपल बाय 2050 उन्हें कूलिंग एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ों पे चर्चा COP29 के अंदर हो सकती है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये जो आपका फटाफट ये रिवीजन माइंड मैप्स जो बना है, ये सिर्फ जो प्रहार बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो करंट अफेयर का बैच 2 इयर्स का चल रहा है, उन्हीं को अवेलेबल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको कॉपी करके और अलग अलग जगह यूज़ किया जा रहा है। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो ठीक है। तो ये और बाकी कंटेंट आपको रहेगा अगर इफ़ यू आर पार्ट ऑफ अ प्रहार बैच, ये आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन भी किया हुआ है तो कुछ बेनिफिट आपको भी जो है होना चाहिए। बाकी कंटेंट सारी चीज़ें रहती हैं, वो लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, जोमेटो स्विगी ब्रीच्ड एंटी ट्रस्ट लॉ, CCI प्रोब की बात किया जाए तो एंटी ट्रस्ट की बात किया, देखो यहाँ पे ये शब्द आप समझना कि एंटी ट्रस्ट लॉस क्या है। यहाँ पे दैट इनकरेज कॉम्पिटिशन। एंटी ट्रस्ट लॉस क्या है? दे आर द रेगुलेशंस जो इनकरेज करते हैं कंपटीशन बाय लिमिटिंग द मार्केट पावर ऑफ एनी पर्टिकुलर फर्म। देखो ये क्या है कि जैसे मान लो कि कई सारी कंपनीज अपने मोनोपोली का यूज़ ना करें और उसके बाद वो मार्केट को पूरा डैमेज ना करें, क्योंकि अगर मान लो मार्केट के अंदर डिफरेंट प्लेयर्स है तो इससे कस्टमर को भी बेनिफिट है, और अगर मार्केट के अंदर एक ही प्लेयर सबको
नुकसान करके या अपने डोमिनेंस का एक गलत इस्तेमाल करे तो कभी भी जो मार्केट है वो इतना आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ये मोनोपोलाइजेशन को रोकना, मर्जर एक्विजिशन अगर हो रहा है तो उसमें ऐसा कुछ ध्यान में रखना कि कंपटीशन ओवरऑल उससे अफेक्ट ना हो। और आजकल देखो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अधिक हो गया है। फिजिकल लेवल पे देखो चीज़ें होती थी तो उसको मैनेज हो जाता था, अब डिजिटल लेवल पे चैलेंज है। तो ये जो एंटी ट्रस्ट है, जैसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट है 2002 का, अब उसमें भी ये है कि जो मॉडर्न जो कॉम्पिटिशन लॉज है कहा जाता है कि उसमें कुछ चेंजेस करने जरूरी, क्योंकि कॉम्पिटिशन का को इन्फ्लुएंस डिजिटल स्पेस के अंदर अलग तरीके से हो रहा है। अब बड़े बड़े जो मान लो ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ हैं या कोई कंपनीज़ हैं, वो क्योंकि डेटा उनके पास है और डेटा के बेसिस पे मार्केटिंग करना बहुत चीज़ें वो खुद से कर सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत लेवल पे अफेक्ट हो रहा है। तो ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास भी एक बड़ा चैलेंज आ जाता है। अब इसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की है, उनके लिए चैलेंज आ जाता है। कहा गया जोमेटो स्विगी है, इन्होंने एंटी ट्रस्ट लॉस को ब्रेक किया है खास तौर से जनरली जैसे प्राइसिंग को लेकर और चीज़ों को लेकर ये किया जाता है। अब इस पर इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा कि क्या है, और ये भी देखा जाएगा कि कंपटीशन जो लॉज हैं ब्रेक तो नहीं हुए हैं, या कंपटीशन एक्ट 2002 जो ब्रेक तो नहीं, अगर होता है तो फिर इन पर पेनल्टी जो है लगता है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक फेयर कंपटीशन बना रहे, कोई अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करे, ये सब चीज़ें हैं। और साथ में कंज्यूमर का अवेयरनेस इंक्रीज़ करना, ये भी फोकस है। और जो भी कंपटीशन पॉलिसी है उस पर चेंजेस करना, चेंजिंग डायनामिक्स के कंटेक्स्ट में ये है। तो एंटी ट्रस्ट लॉस पर आपको इन बातों को ध्यान में रखना है। टेस्ट 6 आपको मंडे को शेड्यूल्ड है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये इसमें आज 15 स्टूडेंट्स के लिए 50% ऑफ रहेगा। फर्स्ट 15 जो स्टूडेंट्स हैं जो यूज़ करेंगे कोड को, तो दे कैन अवेल द बेनिफिट्स। ठीक है, सेशन के तुरंत बाद कोड एक्टिव हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली कोड लग जाएगा। जो पहले स्टूडेंट्स 15 आपको करेंगे दे कैन यूज़ इट। तो यहाँ पे ये टेस्ट मंडे को शेड्यूल्ड है। इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल भी दे रहा हूँ मोर देन 1000 पेजेस का, तो ये ध्यान में रखना है। बहुत अल्टीमेट स्टडी मटेरियल होगा, वो भी है, मैं आपको पता ही है। 8 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। पहला टेस्ट है उसका आप देखोगे स्टडी मटेरियल अपलोडेड प्लस ज्योग्राफी, ये है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये स्टडी मटेरियल अच्छे से पढ़ना है और उस बेसिस में टेस्ट देना है। इस पर 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, है ना। तो इस पर स्टैटिक, करंट अफेयर दोनों चीज़ें, 20 तो आपका सेक्शनल टाइप चलेंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। कई क्वेश्चंस आपके आए हैं, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज से भी आए हुए हैं, और ऐसे टॉपिक्स को कवर करने से रिलेटेड जो कंटेंट है, और उसमें जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, जो दिया जाएगा, उसमें आप ये मानकर चलो डाउन टू अर्थ है, पीआईबी है, उसके बाद और दूसरे सोर्सेस काफ़ी सारे हैं, physics.org है। और उसका आपको अगर थोड़ा सा ग्लिम्स देखना है तो वो ग्लिम्स मैंने आपको बता रखा है कि जो आप अभी जैसे कल भी एक अपलोड होगा, है ना, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हो, देख लेना। तो उसमें क्वेश्चंस आपको आइडिया लग जाएगा कैसे। उसके पहले और भी कंटेंट है, लगभग जनवरी से 2024 से रिलेटेड पूरा फिर कंटेंट आपको उसमें मिलेगा, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेस से जो एमसीक्यूज फॉर्मेट में चीज़ें हैं, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में है, उनको थोड़ा सा आप पढ़ो और चीज़ों को अच्छे से करो, आपको देखना है। ठीक है, तो आज इस पर ऑफ रहेगा 50% 15 स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, 15 स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो प्रहार बैच है, जो माइंड मैप्स अभी जो मैंने आपको दिखाया, वो सिर्फ ये जो बच्चे इस बैच का हिस्सा उन्हीं को अवेलेबल रहेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में saurabhpandeyupsc.com पे आप जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। बाकी और भी कोर्सेज है, देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऑफर के लिए आप जो नंबर मैं आपसे शेयर करता हूँ उस पर आप देख लो, इथिक्स इंटीग्रिटी है, ऐसे का इवेल्युएशन आप करा सकते हो, 50 ऐसे हैं, तो ये भी आपका है। ठीक है, और ज्वाइन करने के लिए सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ से इस PDF आपको मिलेगा। ऐसे टॉपिक देख लो, टेक्नोलॉजी संस्कार इज यूनिफॉर्म बट नॉट द सोशल संस्कार, आपको अपने आंसर सेंड करने हैं। कोई क्वेरी है, एक स्टूडेंट है रीना राठौड़, मैंने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से वो आंसर को सेंड करते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना डिसिप्लिन्ड हो ना, वो बहुत मैटर करता है। वो चीज़ है, देखो आप आजकल तो देखो टेंडेंसी ये रहती है कि हम प्रायोरिटी क्या रखते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि प्रायोरिटी, जैसे देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आज के समय में जो बेसिस बन गया है ना, मतलब जब हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो डिसीजन मेकिंग बहुत सारे लेवल को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और एक चीज़ है, जैसे अभी मैंने जो रियलाइज़ किया है कि जैसे अब ये कंटेंट मैं आपको फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, आप चाहो तो पूरे यूट्यूब जो भी चैनल्स हैं कहीं भी देखो, तो आप देख सकते हो कोई भी पर्सन 1 रुपये का कंटेंट भी आपको फ्री में नहीं दे रहा है। पूरे चैनल्स पे देख लो, जो भी अगर मान लो हिंदू भी होगा ना, तो क्या करेंगे, बोले वो न्यूज़पेपर का स्क्रीनशॉट डाल दिया, उसमें पीला पीला कर दिया, फिर ऐसे ऐसे पढ़ दिया, इधर उधर के जो आपके जो बहुत ही वैसे टॉपिक्स होते हैं वायरल टाइप, वो पढ़ा दिया। ये बाकी सब जो चीज़ें होंगी वो पेड करेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है,
अब फ्री मिल रहा तो उसका कोई सम्मान नहीं होता है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो कंटेंट आपको मिले उस कंटेंट को आपको देखना है कि यार ये कंटेंट मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है। 200, 400, 500, 1000 ये चीज़ आपका डिसीजन मेकिंग का बेसिस नहीं होना चाहिए। साल भर ख़राब होगा ना, लाखों रुपए जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा इस डिसीजन मेकिंग को बहुत ही मतलब आपको माइंड में रखना है कि यार अगर मैं किसी कंटेंट को फॉलो करूँ तो अच्छा ये कंटेंट मुझे फॉलो करना मेरे एग्ज़ाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। खास तौर से नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बड़ा चैलेंज होता है जज कर पाना इन चीज़ों को। मान लो मैं ही कहूँगा तो अरे नहीं नहीं सुनना ही नहीं है, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। बट आप अपने समय को बचाओ, ये बहुत मैटर करता है। बाकी डिसीजन मेकिंग आपको लेना। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।